एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडुरेट टेस्ट सीरीज पर अवेलेबल टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग के सेट 6 को। अभी तक हमने सेट 5 तक डिस्कस किया है, जिसमें 50 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं और डिफरेंट कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन टाइप्स को देख चुके हैं। इन केस आपको उसमें कोई भी समझने में प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, अपने सेट 6 को एक एक करके सॉल्व करते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चंस है और हम देखेंगे कि हम प्लेसमेंट्स या फिर जनरल कॉम्पिटिशन्स के प्रेपरेशन में कोडिंग डिकोडिंग के कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा सेट 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ प्ले इज कोडेड एज 8123 एंड राइम RHYME is coded as 49367, then how is male MALE coded? तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑलरेडी सॉल्व करके देख चुके हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे जस्ट हम सेम चीज पैटर्न को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे प्ले लिखेंगे, फिर राइम लिखेंगे, उनकी कोडिंग्स लिखेंगे और फिर फाइंड करेंगे कि मेल के कितने लेटर्स इन दोनों वर्ड्स में अवेलेबल है और उनकी कोडिंग्स क्या है। तो मेल में फर्स्ट लेटर है एम हमारा राइम में अवेलेबल है और एम की यहाँ पे वैल्यू है 6, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट डिजिट बना 6। फिर हमारा ए है, तो ए आपको यहाँ पे प्ले में मिल जाएगा जिसकी वैल्यू है 2 और यहाँ पे हमारा सेकंड डिजिट बना 2। फिर हमारा आता है एल जो कि प्ले में अवेलेबल है जिसकी वैल्यू है 1, तो हमारे यहाँ से थर्ड डिजिट बना 1। फिर हमारा लास्ट है ई जो कि राइम में अवेलेबल है और जिसकी वैल्यू है 7, तो हमारा लास्ट डिजिट बना 7। तो सेम पैटर्न या फिर सेम कोडिंग लैंग्वेज को यूज करके हम मेल को कोड करके लिखेंगे 6217। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ ईच ऑफ द लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट इज असाइंड ऑड न्यूमेरिकल वैल्यू beginning from A is equals to 1, B is equals to 3 and so on, then what will be the total value of the letters of the word Indian? INDIAN। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हम इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो भी वर्ड्स हैं, जो भी लेटर्स हैं, उनको अगर हम स्टार्टिंग से एक न्यूमेरिकल ऑड न्यूमेरिकल वैल्यू दें, जैसे ए की वैल्यू है 1 जो कि एज ऑलवेज होती है, लेकिन यहाँ पे बी की वैल्यू 2 नहीं हम 3 दें, सी की वैल्यू हम फुल 3 नहीं 3 के बदले 5 दें, और इसी तरीके से वो संख्या बढ़ रही है और फॉर्म्स में बाकी लेटर्स के लिए, तो फिर इंडियन की जो पोजीशन वैल्यू क्या बनेगी और उनका सम क्या होगा, सारे पोजीशंस का सम क्या होगा। फिर तो सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे, एक जगह हम लिख लेते हैं कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, जब तक कि हमारा इंडियन में जितने भी लेटर्स है वो कवर ना हो जाए। तो इंडियन में बेसिकली आता है INDIA और N, तो हम यहाँ पे ABC से लेके N तक कोड कर लेंगे, N तक की वैल्यू को लिख लेंगे और फॉर्म्स में, जैसे 1 3 5 7 9 ABCD की वैल्यू आ गई। फिर FGH की I और J की वैल्यू हम लिखेंगे 11 13 15 17 19। उसी तरीके से KLM और N को हमने लिखा है 21 23 25 और 27। इसके आगे हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसके आगे हमें जरूरत नहीं थी। तो हम यहाँ पे अब देखते हैं कि इंडियन को, फिर इंडियन के जो लेटर्स की पोजीशन क्या बनी अब इस नए न्यूमेरिकल वैल्यूज के अकॉर्डिंग। तो आई की पोजीशंस है यहाँ पे 17, एन की पोजीशन है 27, डी की पोजीशन है 7, फिर से आई की पोजीशन है 17, ए की पोजीशन है 1 और एन की पोजीशन है 27। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सारे जो टोटल वैल्यू क्या होगी वर्ड इंडियन की, तो यानी कि इनका हम अगर सम करेंगे तो हमें टोटल वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमने सम किया 17 प्लस 27 प्लस 7 प्लस 17 प्लस 1 प्लस 27, जिसकी वैल्यू हमें मिली 96। तो नए वाले और न्यूमेरिकल वैल्यूज को अगर हम फॉलो करें ABCD अल्फाबेट्स के लिए, उनको फॉलो करने के बाद जब हमने इंडियन को कोड किया और उसकी टोटल वैल्यू निकाली तो हमें आंसर मिला 96। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज मद्रास MADRAS is coded as NBESBT, then how is Bombay BOMBAY coded in that language?
इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे पहले हम मद्रास को लिखेंगे, उसकी कोडिंग वैल्यूज को लिखेंगे और उनके पैटर्न्स को फाइंड आउट करेंगे। तो हमने जब मद्रास को लिखा और उसकी कोडिंग वैल्यूज को लिखा तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एम को फिर एन लिखा गया, ए को बी, डी को ई, आर को एस, ए को बी और एस को टी। तो हम जब इसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हर एक लेटर के पोजिशन में एक एक इंक्रीमेंट हुआ है। जैसे कि एम बना एन, एम के जस्ट बाद आता है एन, फिर ए बना बी, ए के भी जस्ट बाद आता है बी, यानी कि एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो भी वर्ड था उनके लेटर्स के पोजीशंस में एक एक इंक्रीमेंट हुआ। तो ये पैटर्न को अब हम यूज करके सॉल्व करेंगे, फाइंड आउट करेंगे बॉम्बे के कोड को। तो हमने लिखा बॉम्बे को BOMBAY। अब हम एक एक इंक्रीमेंट इनके लेटर्स में करेंगे। तो बी का एक इंक्रीमेंट लेटर हुआ C, O का P, M का N, B का C, A का B और Y का Z। तो हमारा कोडिंग बॉम्बे का कोडिंग हुआ CPNCBZ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन अ सर्टेन कोड न्यूक्लियर प्लांट्स आर सेफ इज रिटन एज TIC DA PIC KI। कंजर्व सेफ न्यूक्लियर एनर्जी इज रिटन एज PIC RA KI SU। New plants conserve radiation is written as BASUTICMO, and prevent from nuclear radiation is written as GIMOKIFA. Then which of the following is presented by the code PIC BAMODA। सो बेसिकली इससे पहले हम सेट 5 में इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। वही सेम मेथड हम यूज करेंगे फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पिछले वाले जो क्वेश्चन हमने पिछले वाले जो सेट में हमने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमें एक स्टेटमेंट को कैसे कोड करना है वो फाइंड आउट करना था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें कोड दिया गया है और हमें उस स्टेटमेंट को या फिर उनके वर्ड्स को, रिलेटिव वर्ड्स को फाइंड आउट करना है। तो हमारा सबसे पहले तो हम जो भी स्टेटमेंट्स और उनका कोडेड फॉर्म है उसको एक जगह लिखेंगे और उसके बाद हम एक एक करके सारे वर्ड्स का कोडेड फॉर्म निकालेंगे। इसका रीजन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम एक एक वर्ड का अलग कोडिंग फॉर्म क्यों निकाल रहे हैं। क्योंकि बेसिकली सिंपल सा रीजन ये है कि जैसे न्यूक्लियर को आप ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट के फर्स्ट वर्ड को, न्यूक्लियर को अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे TIC लिखा गया है। लेकिन अगर सेकेंड स्टेटमेंट की न्यूक्लियर को अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे उसको KI लिखा गया है। इसीलिए हमें एक पर्टिकुलर वर्ड का पर्टिकुलर कोडिंग फॉर्म नहीं पता है। तो सबसे पहले हम उसको फाइंड आउट करेंगे और उस बेसिस पे फिर हम रिलेटिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमने जब सारे स्टेटमेंट्स और उनके कोड को लिख लिया है और अब हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट का फर्स्ट वर्ड है न्यूक्लियर, जो कि फर्स्ट एक ही बार रिपीट हुआ फर्स्ट स्टेटमेंट में। फिर हम सेकेंड स्टेटमेंट में जब हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियर फिर से रिपीट हुआ। फिर हमने थर्ड में चेक किया तो थर्ड में तो नहीं हुआ, लेकिन फिर फोर्थ में स्टेटमेंट में वो न्यूक्लियर रिपीट हुआ। तो अब हम फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट में के कोडिंग फॉर्म में चेक करेंगे कि कौन से वर्ड रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जब चेक किया तो पता चला कि KI तीनों में रिपीट हो रहा है, यानी कि न्यूक्लियर की कोडिंग वैल्यू हुई KI। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है फर्स्ट स्टेटमेंट का प्लांट्स, जिसको हमने इंडिकेट किया है रेक्टेंगल से। तो यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट स्टेटमेंट में एक बार प्लांट्स आया, उसके बाद सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, थर्ड में है, थर्ड स्टेटमेंट में हमें प्लांट्स मिला, फिर वो फोर्थ स्टेटमेंट में नहीं है। यानी कि हमें फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट का कंपैरिजन करना है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में कॉमन है हमारा TIC। दैट मीन्स कि हमारा प्लांट्स का कोडिंग फॉर्म बना TIC। फिर हम R को अभी लीव करेंगे क्योंकि R कहीं भी दोबारा रिपीट नहीं हुआ है, और हम सेफ को देखेंगे। तो सेफ हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट में रिपीट हुआ, सेकंड स्टेटमेंट में रिपीट हुआ, थर्ड और फोर्थ में वो रिपीट नहीं हुआ है। तो हम फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को चेक करेंगे कि उनमें सेम या फिर उनके कोडिंग फॉर्म में कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है।
तो हमने जब चेक किया तो PIC और PIC दोनों स्टेटमेंट में रिपीट, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट में रिपीट हुआ। दैट मीन्स कि सेफ की कोडिंग वैल्यू है PIC। तो यहाँ से हमने फर्स्ट स्टेटमेंट के ऑलमोस्ट सारे लेटर्स को फाइंड आउट कर लिया। जैसे न्यूक्लियर, प्लांट्स और सेफ को हमने फाइंड आउट किया और यहाँ पे हमने R को लीव किया था। तो यहाँ पे हमारा यहाँ से जो बच गया कोडिंग वैल्यू में, तो हमें पता चल गया कि R की वैल्यू आई DA। कोड करके R को लिखा गया है DA। अब हम सेकंड स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट का फर्स्ट वर्ड है कंजर्व, जिसको अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं किया है। तो हमने यहाँ पे कंजर्व देखा, तो फर्स्ट में तो ऑब्वियसली हमने सबको फाइंड आउट कर लिया, तो फर्स्ट में वो नहीं है। सेकंड में एक बार आया, थर्ड में फिर से वो रिपीट हुआ, लेकिन फोर्थ में नहीं हुआ। तो हम सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट की कोडिंग में देखेंगे कि फिर से कोई वर्ड, कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है। तो हमने जब देखा तो हमें मिला SU, SU। ये जो वर्ड है ये दोनों सेकंड और थर्ड दोनों स्टेटमेंट में रिपीट हुआ है। दैट मीन्स कि कंजर्व का कोडिंग फॉर्म है SU। उसके बाद हमने सेफ को ऑलरेडी फाउंड कर चुके हैं, न्यूक्लियर को हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो अब हमारा बचा एनर्जी। तो एनर्जी को हमने डबल एरो से इंडिकेट किया। तो हम ऑब्वियसली फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट के आउट ऑफ 4 तीन वर्ड को फाइंड आउट कर चुके हैं। तो जो रेस्ट बच गया वही हमारा एनर्जी का कोडिंग बचा हुआ। और वैसे भी एनर्जी फिर उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट के बाद कहीं और यूज भी नहीं हुआ है, दैट इसलिए एनर्जी का कोडिंग हुआ RA। अब हमारा थर्ड है। थर्ड स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो थर्ड स्टेटमेंट में फर्स्ट आया हमारा न्यू। तो न्यू को भी अगर आप ध्यान से देखो तो न्यू भी कहीं भी रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए अभी हम उसको लीव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सेकंड है हमारा प्लांट्स। तो प्लांट्स हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, प्लांट्स की कोडिंग है TIC। फिर हमारा कंजर्व, कंजर्व को भी हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, जिसकी कोडिंग है SU। अब हमारा बचा रेडिएशन। तो रेडिएशन फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स में तो नहीं आया, लेकिन लास्ट स्टेटमेंट में आया। तो हम थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट में देखेंगे उनके कोडिंग फॉर्म में कि कौन सा रिपीट हुआ है। तो थर्ड और फोर्थ में उनके कोडिंग में MO रिपीट हुआ है। दैट मीन्स कि रेडिएशन की वैल्यू कोडिंग फॉर्म है MO। तो जब हमने ये सब फाइंड आउट किया तो उसके बाद हमने देखा कि बस न्यू बचा था और यहाँ पे भी बस BA बचा था। दैट मीन्स कि न्यू की वैल्यू हुई, कोडिंग वैल्यू हुई BA। तो यहाँ और लास्ट वाले में हमारे पास बचा है प्रिवेंट और फॉर्म। अदर देन दैट हम लोगों ने न्यूक्लियर और रेडिएशन को ऑलरेडी फाइंड आउट हम कर चुके हैं। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है, जिसका हमें वर्ड या स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है उस कोडिंग का, तो उस कोडिंग में है PIC, BA, MO और DA। दैट मीन्स PIC, BA, MO और DA। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो PIC की वैल्यू हमारे पास आई सेफ। तो PIC की वैल्यू हमने लिखी यहाँ पे सेफ। फिर हम बा को देखें BA को, तो BA यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट में न्यू और BA के अलावा हम लोगों ने सारे को फाइंड आउट कर लिया है और बस यही दोनों बचे हैं। दैट मीन्स कि BA की वैल्यू है न्यू। अब हमारा थर्ड है MO अगर हम देखें तो MO की वैल्यू है रेडिएशन, जो हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया है, जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट में कॉमन था दोनों के वर्ड्स और कीवर्ड्स में। तो MO की वैल्यू है रेडिएशन। और हमारा लास्ट बचा DA। तो यहाँ से हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट से फाइंड आउट किया कि DA की वैल्यू है R। तो हमारा यहाँ से वैल्यू आंसर क्या बना, पिक बा मो डा की वैल्यू है सेफ न्यू रेडिएशंस R। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज प्राइवेट PRIVATE is coded as 1 2 3 4 5 6 7 and RIST is coded as 2 3 9 6, then how is RIVETS coded in that language? प्राइवेट को लिखेंगे, रिस्ट को लिखेंगे, उनकी कोडिंग को लिखेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे कि रिविट्स
कि कितने लेटर्स इन दोनों में अवेलेबल है। तो आर की वैल्यू यहाँ जब हमने इनको ऑब्जर्व किया तो आर की वैल्यू हमें मिली 2, आई की वैल्यू मिली हमें 3, वी की वैल्यू मिली हमें 4, ई की वैल्यू हमें मिली 7, टी की वैल्यू हमें मिली 6 और एस की वैल्यू हमें मिली 9। तो हमारा रिविट्स RIVETS की फाइनल कोडिंग वैल्यू बनी 23476 9। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इफ ऑरेंजेस आर एप्पल्स, बनानास आर एप्रिकॉट्स, एप्पल्स आर चिलीज, एप्रिकॉट्स आर ऑरेंजेस एंड चिलीज आर बनानास, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन इन कलर। सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस में लिखा गया है हम उसको लिख लेते हैं कि ऑरेंजेस को लिखा गया है या कहा गया है एप्पल्स, बनानास को एप्रिकॉट्स, एप्पल्स को चिलीज, एप्रिकॉट्स को ऑरेंजेस और चिलीज को बनानास। और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फल या फ्रूट कौन सा ग्रीन कलर का होता है। तो ओवरऑल हम जानते हैं कि जो चिलीज होती हैं वो ग्रीन कलर की होती है मोस्टली, तो करेक्ट आंसर हमारा चिलीज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे चिलीज को बनानास लिखा गया है, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा बनानास। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि करेक्ट आंसर है बनानास, क्योंकि चिलीज को बनानास लिखा गया है और चिलीज जो है वो ग्रीन कलर की होती हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ A is equals to 2, M is equals to 26 and Z is equals to 52, then BET, that means कि then the value of BET will be। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A की वैल्यू है 2, M की वैल्यू है 26 और Z की वैल्यू है 52। तो जब हम इसको देखेंगे A to Z एक जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में सारे को, इससे पहले जो हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था तो उसमें लिखा गया था कि A की वैल्यू है 1, मतलब ऑड न्यूमेरिकल्स आ रहे थे सारे लेटर्स की पोजीशनिंग की। लेकिन अगर हम इस चीज को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे अब सारे इवन पोजीशनिंग्स आ रहे हैं, सारे इवन न्यूमेरिकल्स वैल्यूज आ रहे हैं। जैसे A की वैल्यू है 2, M की वैल्यू है 26 और Z की वैल्यू है 52। तो अकॉर्डिंग टू दैट B की वैल्यू होगी 4, C की वैल्यू होगी 6, D की वैल्यू होगी 8, 2 बढ़ता चला जाएगा, E की होगी 10, Y की होगी 50, X की होगी 48, W की होगी 46, V की वैल्यू होगी 44, U की वैल्यू होगी 42, T की वैल्यू होगी 40। बेट में B, E और T यूज होता है, तो B की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 4, E की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 10 और T की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 40। तो हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें टोटल वैल्यू बेट की फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स कि हम इसको ऐड करेंगे, जो भी पोजीशंस हमने अभी निकाले हैं तो हम ऐड करने का हमारा होगा 4 + 10 + 40, दैट मीन्स हमारा आंसर आया 54। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थे उसके बेसिस पे बेट की टोटल वैल्यू बनी हमारी 54। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 35796 is written as 44887. How is 46823 written in that code? तो इससे पहले हमने लेटर्स का देखा था कि एक वर्ड्स का देखा था कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड के फॉर्म में लिखा गया और उसके बाद हमने उसका पैटर्न फाइंड आउट किया था कि क्या हो रहा है। तो सेम प्रोसीजर हम इसमें भी लगाएंगे। जैसे यहाँ पे 35796 को लिखा गया है 44887, तो यहाँ पे इन दोनों को जब हम लिखें और इनमें ऑब्जर्वेशंस देखें तो 3 जो है 3 में एक इंक्रीमेंट हुआ और बना वो 4, लेकिन 5 में एक डिक्रीमेंट बना और फिर वो बना 4। सेम वे में 7 में फिर से एक इंक्रीमेंट बन के हो गया वो 8, 9 में लेकिन एक डिक्रीमेंट हुआ जिससे बना वो 8, फिर 6 में एक इंक्रीमेंट हुआ जिससे बना वो 7। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल्टरनेट बेसिस पे एक इंक्रीमेंट हो रहा है और एक डिक्रीमेंट हो रहा है। तो यही वाला पैटर्न यूज करके अब हम फाइंड आउट करेंगे 46823 की वैल्यू। तो यहाँ पे फिर स्टार्टिंग यहाँ पे इंक्रीमेंट से हुआ था तो हम भी यहाँ पे इंक्रीमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो 4 में एक इंक्रीमेंट हुआ तो वो बना 5, 6 में एक डिक्रीमेंट हुआ तो वो बना 5, फिर 8 में एक इंक्रीमेंट बना
हुआ तो वो बना 9, फिर 2 में एक डिक्रीमेंट हुआ तो वो बना 1, 3 में अब एक इंक्रीमेंट हुआ तो वो बना 4। तो हम कोड करने के बाद हमारे 46823 की वैल्यू बनी 55914। तो इस तरीके से हमारा नंबर का भी कोडिंग हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन अ सर्टेन कोड मोर मनी इन मार्केट इज रिटन एज ZOLIAATO, शेयर इन मार्केट प्रॉफिट इज रिटन एज VOTOJELI, मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ इज रिटन एज SUJEZOKA, नाउ द मार्केट गेन्स इज रिटन एज DOLIYOSU. Then what does VO stand for? अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो कि हमने प्रीवियसली अप्लाई किया था। हम सारे स्टेटमेंट्स और उनके कोड्स को लिखेंगे। तो सारे स्टेटमेंट और उनके कोड को लिखने के बाद हम चेक करने वाले हैं एक एक करके, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता नहीं है कि कौन सी वैल्यू क्या बनने वाली है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट के फर्स्ट वर्ड को चेक करेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट का फर्स्ट वर्ड है मोर, जो कि सेकंड स्टेटमेंट में रिपीट नहीं हुआ, थर्ड में नहीं हुआ, लेकिन थर्ड में रिपीट हुआ और फोर्थ में नहीं हुआ। तो फर्स्ट और थर्ड का कंपैरिजन हम करें कोडेड फॉर्म में, तो इसमें रिपीट हो रहा है ZO और ZO, दैट मीन्स ZO की वैल्यू हो गई हमारी मोर। फिर हम मनी देखेंगे, तो मनी हमारा दोबारा कहीं रिपीट नहीं हो रहा, तो हम उसको अभी एज इट इज रहने देंगे। फिर हम इन देखेंगे, क्योंकि इन हमारा सेकंड स्टेटमेंट में क्लियरली हम चेक कर रहे हैं कि वो रिपीट हो रहा है। तो अब हमारा कंपैरिजन होगा फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में जब कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि LI दोनों में रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स कि LI की वैल्यू हो गई हमारी इन। अब हमारा लास्ट वर्ड है मार्केट। तो मार्केट हमने जब चेक किया तो मार्केट हमें मिला सेकंड स्टेटमेंट में और फोर्थ स्टेटमेंट में। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट में जब हमने कंपैरिजन किया तो हमें पता चला TO और TO तीनों में रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स कि हमारा TO की वैल्यू हुई हमारी मार्केट। यहाँ से हमारा मनी बच गया था और यहाँ पे हमारा AA बच गया है, तो हमारा यहाँ पे AA की वैल्यू हुई हमारी मनी। अब हम आते हैं अपने सेकंड स्टेटमेंट की ओर। हमारा सेकंड स्टेटमेंट में फर्स्ट वर्ड है शेयर। तो यहाँ शेयर अभी दोबारा कहीं रिपीट नहीं हुआ, तो अभी हम इसको एज इट इज रहने देंगे। हमारा इन का हम कोडिंग कर चुके हैं, मार्केट का कोडिंग कर चुके हैं। अब हमारा बचा यहाँ पे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा सेकंड स्टेटमेंट में है, थर्ड स्टेटमेंट में है और फोर्थ स्टेटमेंट में नहीं है और फर्स्ट स्टेटमेंट में नहीं है। तो हमारा कंपैरिजन होगा सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में। तो जब हमने चेक किया तो हमारा JE सेकंड और थर्ड दोनों स्टेटमेंट्स में रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स कि JE की वैल्यू हुई हमारी प्रॉफिट। तो अब हमारा यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट का हमने शेयर को छोड़ के बाकी तीनों वर्ड्स का कोडिंग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हम अब यहाँ पे जो बच गया कोडिंग वो हमारा हुआ सेकंड स्टेटमेंट में शेयर की वैल्यू। तो यहाँ पे जब हम शेयर देखेंगे और यहाँ पे VO, या इस स्टेटमेंट की जो कोडिंग हुई थी हमारी उसमें बच गया हमारा VO, दैट मीन्स VO की वैल्यू हुई हमारी शेयर। अब अगर हम क्वेश्चन ध्यान से देखें तो हमें क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि VO की या फिर VO की वैल्यू क्या है या फिर VO का मतलब क्या है। तो यहाँ से हमें वो जस्ट सेकेंड स्टेटमेंट में ही हमें VO का मीनिंग फाइंड आउट हमने कर लिया, दैट इज शेयर। तो हमारा करेक्ट आंसर है शेयर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इफ A is equals to 26, SUN is equals to 27, then CAT is equals to what? जो 26 लेटर्स होते हैं उनको इक्वली 13 पार्ट में ऊपर नीचे करके लिखा है। तो वहां पे अगर आप देखोगे तो A के जस्ट कंपेयर की A की वैल्यू है 1 पोजीशंस के अकॉर्डिंग और उसके जस्ट नीचे आता है हमारा Z। उसी तरीके से जब हमने A की एज ए वैल्यू 26 हमने लिखी हुई है क्योंकि Z की वैल्यू हमारी होती है 26। आप उस चार्ट को जस्ट ऑब्जर्व करो तो आपको फाइंड आउट होगा। फिर हमने देखा मतलब अगर आप उस चार्ट को ऑब्जर्व करो तो A की पोजीशन ऐसे 1 होती है, लेकिन जब हमने उसको इक्वली 13 पार्ट में डिवाइड करके एज लिखा है जैसा आपको चार्ट में शो हो रहा है, तो वहां से A की वैल्यू A के जस्ट नीचे है उसकी पोजीशन की वैल्यू, उसके बाद जस्ट नीचे है 26 और उसके जस्ट नीचे है Z, यानी कि 26
उस z की पोजीशन वैल्यू है। तो यहाँ पे a की वैल्यू को 26 इसलिए लिखा गया क्योंकि उसके जस्ट कंपैरिजन में z की पोजीशन वैल्यू थी। तो यही वाला पैटर्न यहाँ पे यूज हुआ है। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो SUN, तो S के कंपैरिजन वर्ड है, सॉरी लेटर है H, U के कंपैरिजन लेटर है F और N की कंपैरिजन लेटर है M। तो इनकी पोजीशन वैल्यू है हमारे पास 8, 6 और 13, जिनका सम होता है 27। सेम वे में अगर आप कैट को देखो तो CAT, C के कंपैरिजन वर्ड लेटर है X, A के कंपैरिजन लेटर है Z और T की कंपैरिजन लेटर है G। और इनकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो उनकी वैल्यू होती है हमारे पास 24, 26 और 7 और इनका सम होता है 57, जो कि हमारा कैट का वैल्यू हुआ। तो हमारा करेक्ट आंसर है 57। टोटल 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया सेट 6 का, और आज भी हमने कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस को देखे हैं। इन केस आपको इन क्वेश्चंस को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन का यूज करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।